कहानी का ये 17वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। जयपुर में सूर्यवंशी महल में अभिमन्यु सूट बूट में तैयार होकर महल से निकल रहा था और साथ ही तैयार खड़े थे विराज और सर्वेश जी। रत्ना जी महल के ही एक हिस्से में बने बड़े से मंदिर में विराज श्री नारायण की प्रतिमा के सामने खड़ी थी। प्रतिमा 12-14 फुट से भी कुछ ज्यादा ऊंची थी। सफेद शिला की प्रतिमा, चार हाथ वाले श्री हरि विष्णु नारायण जिनके कंधों पर केसरिया रंग का रेशमी साफा डाला था और वो खिड़कियों से आती हवाओं की वजह से लहरा भी रहा था। तभी गायत्री जी भी वहां आई और रत्ना जी ने उनके आते ही कहा, जी महापंडित जी का फोन आया था अभी, वो शाम तक पहुंचेंगे। गायत्री जी ने सिर हिलाया और अपनी रोबदार आवाज में कहा, तुम सारी तैयारियां देखो, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए उनके स्वागत में। हम नहीं चाहते कि राजा जी के लिए पूजा करने से पहले ही महापंडित जी हमसे नाराज हो जाए। रत्ना जी मुस्कुराई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सारी तैयारियां शुरू करवा दी है, मैं खुद हर चीज का ख्याल रखूंगी। गुड। गायत्री जी ने इतना ही कहा था कि आरव वहां आ पहुंचा। 18-19 साल का मनमोहन सा भोला भाला मासूम बच्चों सा चेहरा था उसका। उसने पीली टी शर्ट और लोअर पहना था, साथ ही गले में एयरपोर्ट्स लगे थे। उसने सबसे पहले भगवान को देखकर हाथ जोड़े और फिर गायत्री जी की तरफ मुड़ा। वो उसे गुस्से में घूर रही थी। गायत्री जी ने कहा, तुमसे कितनी बार कहा है यार, गैजेट्स मंदिर में मत आया करो, कब सुनोगी तुम। वो गुस्से में थी। आरव ने हल्केपन से कहा, चिल मॉम चिल। इतना कहकर उसने गायत्री जी का हाथ पकड़ा। गायत्री जी ने हाथ झटका और बोली, चिल। वो बोहें उठाकर बोली, हाउ कैन यू चिल राइट नाउ आरव। हाँ, तुम्हारे बाबा साहब वहां हॉस्पिटल में एंड यू वांट टू चिल। आरव ने मासूम सी शक्ल के साथ रत्ना जी को देखा तो रत्ना जी ने हाँ में पलकें झपकी और फिर गायत्री जी से बोली, जी जाने दीजिए, बच्चे हैं अभी। बच्चे? गायत्री जी ने ऊंचे स्वर में कहा, ये बच्चा नहीं है रत्ना, इसकी उम्र में बाहिसा और विराज कितने सक्षम थे जानती हो ना तुम। एक ये है, इसे घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं है। आरव ने सिर झुका लिया। रत्ना जी ने उनका ध्यान भटकाते हुए कहा, जी बायसा के बारे में कुछ पता चला? मेरा मतलब है वो न्यूज़ देखकर तो राजा जी के पास पहुंच गई होंगी ना। ये सुनकर आरव भी अपनी माँ को देखने लगा। गायत्री जी ने सर्द लहजे में कहा, हम नहीं जानते। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। वो दोनों उन्हें पीछे से देखते रह गए। दूर खड़े विराज, सर्वेश जी और अभिमन्यु सब कुछ सुन रहे थे। विराज के चेहरे के भाव शांत ही थे, लेकिन सर्वेश जी जरूर कुछ सोच रहे थे। विराज ने अभिमन्यु से कहा, अभी आज तुम्हारी पहली मीटिंग है, रेडी हो ना। अभिमन्यु चिढ़कर बोला, मुझे पता है भाई साहब, कितनी बार कहेंगे आप, मेरी मीटिंग मैं खुद याद रख सकता हूँ। सर्वेश जी ने ऊंचे स्वर में कहा, अभी ऐसे बात करते हैं बड़ों से, प्लीज का गुस्सा। अभिमन्यु ऐंठते हुए बोला, मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा है, कल से आज तक जाने कितनी बार कह दिया है बाजारे, इन्हें लगता है सिर्फ यही बिजनेस जानते हैं। विराज ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, अभी मीटिंग के लिए देर हो रही है, मुझे जवाब देने से अच्छा होगा कि ताया जी और बाईसा की एब्सेंस को मैनेज करो। छोटी मोटी मीटिंग नहीं है ये, पहली बार हमसे कोलिब्रेट कर रहे हैं वो, समझे। और तुम पहली बार इतना प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, कम से कम अपना एटीट्यूड बाईसा जैसा रखो, सहज और शालीन। विराज ने उसे गौर से देखा तो अभिमन्यु चिढ़ कर रह गया। फिर वो पैर पटकते हुए निकल गया। सुबह के समय रॉयल ग्रुप्स, जयपुर में चमचमाती बिल्डिंग का सबसे आलीशान कमरा, जो जरूरत से ज्यादा आकर्षक और आरामदायक था। हर तरह की लग्जरी चीजों से कमरा और भी खूबसूरत लग रहा था। ख्याति अपने ब्लूटूथ से किसी को कड़े निर्देश दे रही थी। बड़े काउच पर अभी बैठा था, उसके पास विराज भी था और वहीं एक छोटे सोफे पर सर्वेश जी थे। टेबल पर केवल एक ब्रांडेड लैपटॉप और आईपैड रखा था।
खयाती ने फोन डिस्कनेक्ट किया और फिर हल्का सा सिर झुकाते हुए कहा, "वो आ रहे हैं।" ये सुनते ही विराज ने अभी को देखा। अभी पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। चेहरे पर जरा भी चिंता की लकीरें नहीं थी। रघुवीर जी का तेज और गायत्री जी का रोब दोनों ही बेहद संतुलित भाव से नजर आ रहे थे। अभी में उसे देखकर विराज आंखों से ही मुस्कुरा दिया, लेकिन सर्वेश जी अपने जबड़े को भींचते रह गए। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अभी इस डील को हासिल कर पाए। अंबर होती तो डील के छूटने का सवाल ही नहीं उठता था। और फिर हर बार की तरह अंबर को रियाज से अधिक सक्षम समझा जाता, लेकिन यहाँ तो अभिमन्यु भी बराबर ही नजर आ रहा है। आज की मीटिंग रघुवीर जी के रिजोर्ट चैन के लिए बहुत जरूरी है। सबने यही सुन रखा है कि जिससे डील होने वाली है वो शख्स अपने आप में ही एक ब्रांड है। जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है उस कंपनी के शेयर्स बढ़ने लगते हैं। वह खुद कई होटल चैन विदेशों में स्थापित कर चुका है और ये उसका भारत में पहला प्रोजेक्ट है। कहने को तो एक भारतीय है, लेकिन विदेश में पैसा बनाकर भारत लाना उनका कुछ अलग किस्म का शौक है। बस यही जानकारी है उनके बारे में जो ख्याति ने उन तीनों को बताई थी। खैर, तीनों पार्टी का ऐसे इंतजार कर रहे थे जैसे खराती बारात का। और तभी अचानक दरवाजा खुला। सहजता से बैठे हुए अभिमन्यु और विराज की गर्दन दरवाजे की तरफ घूम गई। 28-30 साल का लड़का दरवाजा खोलकर अंदर आया। ये फेलिक्स था। उसके भूरे बाल अब काले थे, उस पर से जेल से सेट। वो अंग्रेजों के रंग में ढला हुआ लगता था, लेकिन अभी उसके चेहरे पर शेप में दाढ़ी और आंखों पर गोल्डन ट्रायंगुलर फैसेट चश्मा, इसी के साथ काला सफेद थ्री पीस सूट। ऐसी काया पलट तो आज तक कहीं देखी ही नहीं थी। वेगस में जो इतना फंकी फुहर सा और गली में घूमने वाला लड़का लग रहा था, वो अब प्रोफेशनल लग रहा था। अंबर ने उससे जयपुर में मिलने को कहा, तो ये कौन सा तरीका ढूंढ के आया है वो? सच में एक आम इंसान के कहने और इन हैकर्स के समझने में जमीन आसमान का फर्क है। और वहीं ये सामने खड़े चारों ने अगर फेलिक्स को वेगस में देखा होता तो निसंदेह पहचाना ही नहीं होता। उसे देखकर तीनों खड़े हो गए। अब भी उनकी नजर दरवाजे पर थी, मानो जिसका इंतजार था वो फेलिक्स नहीं। फेलिक्स ने चारों को देखा और फिर सिर घुमाकर दरवाजे पर अपनी नजरें टिका ली। सामने से एक महिला चली आ रही थी। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की कॉटन साड़ी सादा तरीके से पहनी थी। बाल कंधे से नीचे तक थे और वो भी खुले। एक बिजनेस वुमेन जैसा हल्का फुल्का मेकअप, एक हाथ में सोने के डायमंड जड़ित 2 कंगन और दूसरे में स्मार्ट वॉच। फ्लेट गुजराती जूतियां पहने वो हर एक कदम के साथ माहौल में अपना पलड़ा भारी करती जा रही थी। चेहरे से उम्र का अंदाजा लगाना और असल में उनकी उम्र के आंकड़े का कोई संबंध नहीं था। कहने को तो वे 50 की थी, लेकिन चेहरे पर तेज और चमक उन सामने खड़े तीनों से ज्यादा थी। उनकी आभा बहुत खास और अलग थी। अभी उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया और उसने सहजता से अपना सिर झुका लिया। विराज सहज भाव लिए खड़ा ही रहा। फेलिक्स ने कहा, कैन वी प्रोसीड? अभी ने कहा, ऑफ कोर्स। वो महिला आगे आई और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्कार मिस्टर सूर्यवंशी। अभिमन्यु ने भी हाथ जोड़े और बोला, वेलकम मैम, रॉयल ग्रुप्स में आपका स्वागत है। महिला ने हाथ बढ़ाया और बोली, निर्मला सिंह। जी जी, आपको कौन नहीं जानता? इतना कहकर अभिमन्यु ने हाथ मिलाया और बोला, दिस इज अभिमन्यु रघुवीर सूर्यवंशी। निर्मला जी ने विराज और सर्वेश जी को देखा और बदले में मुस्कुराई। सहजता, आत्मविश्वास और चेहरे के धैर्यपूर्ण भाव, उनकी आभा कुछ खास असर डाल रही थी उनके ऑरा में। सर्वेश जी ने हाथ जोड़ने के साथ ही हाथ मिला लिए और यही विराज ने भी दोहराया। विराज ने कहा, प्लीज हैव अ सीट मैम। कुछ ही मिनटों में निर्मला जी एक बड़े सोफे पर बैठी थी। उनके पास ही फेलिक्स भी बैठ चुका था। सामने कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए थे, मगर अभी किसी ने भी ग्लासेस को हाथ नहीं लगाया था। रह रहकर हर किसी का ध्यान फेलिक्स पर जाकर फिर से निर्मला जी पर रुक रहा था। तो मीटिंग शुरू करें, खयाती ने कहा। निर्मला जी की आंखें मुस्कुराई और फिर उन्होंने एक बार पलकें झपकाकर कहा,
लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मिस्टर रघुवीर जी की तबीयत कैसी है। सुना है वेगस में काफी घातक एक्सीडेंट हुआ है उनका। तो अब ठीक है। तीनों कुछ पल चुप रहे, या कहें कि उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि इस वक्त रघुवीर जी से किसी का कांटेक्ट नहीं हो पाया था। जहां भी सूर्यवंशी जा रहे थे वहां मीडिया की घेरत पहले से ही मिलती थी। ऐसे में शहर छोड़ना बेवकूफ़ी होती। विराज ने जवाब दिया, जी मिसेस सिंह, उनकी हालत में सुधार है। फिलहाल वो यहाँ मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए अभिमन्यु उनकी जगह आए हैं। पर आप विश्वास रखिए, रघुवीर जी जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से दुनिया के सामने आएंगे। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, उन्होंने कहा। इतना कहकर उन्होंने फेलिक्स को हाथ से इशारा दिया। फेलिक्स ने कहा, दिस इज समर्थ रैना, मैम का पिए। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और बोला, मैम ने आपकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है, यानी कि वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन वे आप पर विश्वास नहीं है। अभिमन्यु भौहें उठाकर फेलिक्स को टेढ़ी नजरों से देखने लगा। वहीं विराज की आंखें भी सिकुड़ गई। सर्वेश जी का चेहरा खुशी से चमक उठा, मगर ये चमक उन्हें दबानी पड़ी। अभिमन्यु ने असमंजस से कहा, क्या मतलब? निर्मला जी ने कहा, मतलब यही कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रघुवीर जी के साथ करना चाहती थी, लेकिन उनके ना होने पर कंपनी के गिरते शेयर प्राइस और मार्केट इंटरेस्ट को देखते हुए मैं ये नहीं करूंगी। अभिमन्यु ने एकदम से कहा, लेकिन आप इस मीटिंग में आई हैं क्योंकि आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं। अचानक से ही आप ऐसे बदल नहीं सकती। न्यू प्रोजेक्ट लगभग शुरू हो चुका है और आपके हाँ कहने पर ही हमने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। निर्मला जी ने साड़ी को घुटनों पर से ठीक किया और बोली, माफ कीजिएगा, मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था और आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन के बेटे हैं। सोच कर देखिए, जिस कंपनी में आपको फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ घटते शेयर्स दिखेंगे, तो क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? विराज ने अपने हाथों को घुटनों पर टिकाया और बोला, हम मानते हैं मिसेस सिंह, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन रॉयल ग्रुप्स खुद ही एक ब्रांड है। होटल इंडस्ट्री में भारत में खुद का एक नाम है हमारा। निर्मला जी बोली, तो विराज असहजता से मुस्कुराया और फिर उसने कहा, क्या ये सही नहीं है कि आप अपनी अगली इन्वेस्टमेंट भारत में प्लान कर रही हैं? निर्मला जी ने हल्के से मुस्कुराकर चेहरा एक तरफ किया और फिर से विराज को देखकर कहा, रॉयल ग्रुप्स में करूंगी तो नुकसान हो जाएगा ना मेरा। एंड यू नो वन थिंग, बहुत सारी इंटरेस्टेड कंपनियां कतार में हैं। इस समय मेरी जरूरत आप तो बिल्कुल नहीं है। सॉरी। विराज उन्हें गौर से देखता ही रहा। शायद उसके दिमाग में कुछ पक रहा था, लेकिन क्या? सर्वेश जी तो पहले से ही नहीं चाहते थे कि अभिमन्यु ये डील सेटल करे, क्योंकि इसके बाद अभिमन्यु की काबिलियत कुछ हद तक विराज और अंबर से तुलनीय हो ही जाती। अभिमन्यु ने विराज के बोलने का इंतजार किया, लेकिन वो चुप था। आखिरकार वो खुद बोला, आपकी फिक्र यही है ना मिस सिंह कि बाबा साहब और मेरे बहन अंबर के बिना ये कंपनी टिक नहीं सकती। मानकर चलते हैं कि आप सही हैं, लेकिन क्या बाबा साहब और मेरी दी हमेशा इस कंपनी से दूर रहेंगे? निर्मला गौर से अभिमन्यु को देखने लगी, तो अभिमन्यु ने आगे कहा, नो, राइट, लेट्स से टेम्पररी चेयरमैन हूं मैं, पर बाबा साहब कभी ना कभी तो कम बैक करेंगे ना। उस समय शायद आपको रिग्रेट होगा। सो आई सजेस्ट थिंक अगेन। फेलिक्स मुस्कुराया और मन में ही बोला, शायद ब्लड रिलेशन इसको ही बोलते हैं, राजकुमारी का भाई, खून वाला। फिर उसने निर्मला जी को देखा। निर्मला जी के चेहरे के हर भाव से ऐसा लग रहा था जैसे हर सवाल का जवाब पहले से है उनके पास। परेशानी तो कहीं से दिखाई ही नहीं दे रही थी। निर्मला जी ने सहज स्वर में कहा, वेल इन दैट केस आई शुड मेक दिस डील विद यू। अभिमन्यु मुस्कुरा उठा। वहीं विराज कुछ सोचता हुआ रुक गया। सर्वेश जी की आंखें बड़ी हो गई। निर्मला जी ने सिर हिलाया और बोली, मैं आपके साथ डील करूंगी। एक सांस लेकर उन्होंने आगे कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। विराज के चेहरे पर व्यंग के भाव आ गए, मानो वो समझ गया था कि इतनी आसानी से मानने वाली महिलाओं में से नहीं है मिसेस सिंह। शर्त? अभिमन्यु ने जितना हो सकता था उतना अपने गुस्से को दबाया और बोला, और वो शर्त क्या है?
निर्मला जी ने शांत स्वर में कहा, सूर्यवंशी महल मुझे चाहिए। ये सुनते ही सामने बैठे तीनों की सांसें अटक गई। इधर वेकस में रात के समय होटल के अपने रूम में मौली से बात करने के बाद से ही अंबर शांत हो गई थी। रघुवीर जी के एक्सेंट में कोई घर का शामिल है, ये बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। किस पर विश्वास करे और किस पर संदेह, वो इसी के बीच उलझी हुई थी। अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय उसने भले ही इन सब से दूर बिताया था, लेकिन वो उसके अपने थे। उन सब से प्यार करती है वो। अपनी उलझन में वो जय को पूरी तरह से भूल गई थी। अंबर विजय लक्ष्मी जी से पूछ ही नहीं पाई कि जय कौन है। वो डिजिटल पेन से आईपैड पर कोई स्ट्रक्चर कलर कर रही थी। उसने अपनी आंखें गहराई से बंद की और एक लंबी सांस भरी। अपना काम करते हुए ख्यालों में थी वो कि तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। उसका ध्यान भटका और उसने फोन उठाकर चेक किया। कोई मैसेज था। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ रही थी, उसके चेहरे के ठंडे भाव कठोर होते जा रहे थे। जिस नंबर से मैसेज आया था, उसने कई बार वो नंबर मिलाया, लेकिन हर बार रिंग जाकर भी कॉल रिसीव नहीं की जा रही थी। वो अचानक से उठी और अलमीरा की तरफ गई। उसने उसे खोला, एक छोटा सा लेदर बैग उठाकर अपने कपड़े बैग में भरे। दूसरे हाथ से उसने कॉल लगाकर फोन अपने कान से लगाया। दो ही रिंग में फोन उठा। अंबर ने गहरे स्वर में कहा, दिया टिकट हुई? सामने फोन से आवाज आई, लेकिन तुम तो अभी नहीं जाने वाली थी ना? नहीं, मैं जा रही हूँ, अंबर ने कहा और चैन बंद की। सारी फाइल उसी लेदर बैग की दूसरी चैन में डालने लगे अंबर। दिया ने कहा, कल चलती मिलते हैं फिर। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा। अंबर ने तुरंत ही परिणीता और प्रथम को मैसेज भेजा, वी आर लिविंग नाउ, पैक योर थिंग्स अप। सवाल जवाब मत करना और जल्दी करो। मैसेज भेजने के तुरंत बाद ही अंबर ने उदय को कॉल किया। एक बार पूरी रिंग जाने के बाद भी फोन पिक नहीं हुआ। अंबर ने अपनी घड़ी देखी और एक बार फिर से कॉल लगाई। इस बार फोन उठा। अंबर ने कहा, उदय कहाँ हो? उदय बोला, तरुण को सिक्योरिटी समझा रहा हूँ। कहते कहते ही उदय तरुण से दूर हट गया। अंबर ने गंभीर स्वर में कहा, बिना कुछ कहे मुझे सुनना। इतना कहकर उदय ने तरुण को जाने का इशारा किया। अंबर ने कहना शुरू किया, मैं वापस लौट रही हूँ। ये बात किसी को भी मतलब मामा साहब और मामी साहब को भी पता नहीं चलनी चाहिए। उदय ने गहरे स्वर में कहा, एकदम से क्यों? अंबर रोबदार आवाज में बोली, वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। हम तीनों के गेट से गार्ड्स हट जाने चाहिए। इतना कहकर उसने आगे आदेश देते हुए कहा, तुम और उर्वशी दूसरी फ्लाइट से निकलो। जयपुर में कहाँ रुकना है ये तो तुम जानते ही हो। वो कह ही रही थी कि उसके फोन पर कॉल आने लगा। उसने कान से फोन उठाकर देखा तो परिणीता की कॉल आ रही थी। वो बोली, परी की कॉल आ रही है। उदय बोला, ओके, तुम लोग निकलने की तैयारी करो, मैं सिक्योरिटी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ सोचता हूँ। उसने फोन काटने से पहले कहा, मेरे फोन का इंतजार करो। उदय कॉल रख भी नहीं पाया था कि अंबर ने उधर से परिणीता का कॉल उठाया और बोली, हाँ बोलो। परिणीता अपने बैकपैक की चेन लगाते हुए बोली, पैकिंग हो गई? कब निकले? अंबर ने कहा, उदय के कॉल का वेट करना है। वो हमारे कमरों से गार्ड हटाएगा, फिर हम निकलेंगे। परिणीता बोली, अच्छा ठीक है, फिर मैं प्रथम को भी बता देती हूँ। कुछ मिनटों बाद वो तीनों एक टैक्सी में थे। अंबर ने एक बार अपना फोन देखा। उसका सारा ध्यान सिर्फ सामने की उस 6.5 इंच की स्क्रीन पर था। वही नंबर, वही मैसेज। मैसेज में लिखा था, प्रिंसेस, जहां तक मुझे लगता है अब तक आपका कोई फैसला गलत नहीं रहा, लेकिन अभिमन्यु आपकी और राजा जी की जगह नहीं भर सकता। राजा जी का बिजनेस वैसा ही लौटाने का वादा किया है आपने। अगर आप पछताना नहीं चाहती तो अभी इंडिया वापस आइए। रॉयल ग्रुप्स को आप चाहिए प्रिंसेस। जय। ये पहली बार था जब उसने जय के शब्द सुने थे, ये कह सकते हैं देखे थे। अब तक जय ने उससे कभी कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन आज अचानक जय के शब्द पढ़कर अजीब सी तरंगें तोड़ गई थी उसके शरीर में। कभी नहीं थी, मगर कुछ जागृत सा महसूस तो किया था उसने। एक छोटे से मैसेज में कितना कुछ था, परवाह, विश्वास, सुझाव,
साधारण टेक्स्ट जो प्रेम युक्त तो कहीं से नहीं था, मगर फिर भी अंबर के मन में उथल पुथल मच चुकी थी। दूसरी ओर सुबह के समय रॉयल ग्रुप्स जयपुर में निर्मला जी की शर्त सुनकर विराज और सर्वेश जी भी सन्न रह गए। तीनों ही निर्मला जी को शून्य भाव से बिना पल के झपकाए देखते जा रहे थे। सूर्यवंशी महल जाने कितनी पीढ़ियों से वे सब उसमें रहते आ रहे हैं। वह उनके राजसी ठाट बाट की निशानी है। उसी महल में जन्मे जाने के कारण ही वे सारे भाई राजकुमार कहे जाते हैं। सिर्फ महल ना होकर वो पहचान है उनकी। निर्मला जी, ये क्या मांग बैठी हैं? आप होश में तो हैं मिसेस सिंह? क्या कह रही हैं आप? सर्वेश जी ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा। विराज भी बोला, एग्जैक्टली बाबा, शी इज आस्किंग फॉर टू मच। हमारा महल है वो, और ये चाहती है उसे हम इन्हें दे दें। निर्मला जी शांत चित्त बैठी थी। उन्होंने कहा, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ना कहने से पहले कम टू थिंक ऑफ इट, मेरी हाँ ना पर आपका प्रोजेक्ट है। वो रुकी और फिर खुद को सही करते हुए बोली, नो वेट, इस हाँ ना पर फिलहाल आपकी सालों की ख्याति गुडविल टिकी हुई है। और इतना समझदार तो मैं आपको मानती हूँ कि आप अपने और रॉयल ग्रुप्स का अच्छा बुरा सोच सके अभिमन्यु। विराज ने उनकी बात काटते हुए कहा, फिर भी हमें ये डील नहीं चाहिए। फेलिक्स ने विराज को नजरें गड़ा कर देखा और बोला, यही हम मिस्टर चेयरमैन से सुनना चाहेंगे। ऑफ कोर्स। विराज ने अपनी भौहें उठाकर सिर झटका। सर्वेश जी की आंखें निर्मला जी पर गड़ी हुई थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में बोला, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ये सुनते ही विराज की आंखें बड़ी हो गई। सर्वेश जी के तो पैरों तले जमीन सरक गई। विराज कर जा। अभिमन्यु, दिमाग सही है तुम्हारा? क्या कह रहे हो? समझते भी हो या नहीं? सर्वेश जी ने भी डांटा, तुम्हें ये फैसला लेने का अधिकार नहीं है अभिमन्यु। बच्चों का खेल नहीं है जो हर एरी गहरी शर्त के लिए हामी भरते चलोगे। ख्याति खुद अब तक सदमे में थी। निर्मला जी मुस्कुरा दी। फेलिक्स ने आंखें सिकोड़ कर अभिमन्यु को देखा और फिर से मन में कहा, ये अंबर का भाई हो सकता है? इडियट। उसने आखिर अपना सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने विराज को घूरते हुए कहा, भाई प्लीज, आप मत सिखाइए मुझे। जो इस वक्त हमारे बिजनेस की हालत है ना, उसको कवर करने के लिए इसके अलावा आपके पास भी कोई और रास्ता नहीं है। एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये बिजनेस, और अगर भूल नहीं रहे हैं तो वो महल भी मेरे बाबा साहब का है। इसके साथ मुझे क्या करना है क्या नहीं वो मैं खुद देख सकता हूँ। इतना कहकर उसने निर्मला जी से कहा, मैम, आप निश्चित रहिए, आपकी शर्त पूरी होगी, लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट की डील डन। कहकर निर्मला जी ने सिर हिलाया और तभी फेलिक्स ने हाथ मिलाते हुए कहा, अगली मीटिंग के लिए रेडी रहिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। निर्मला जी वहां से निकल गई और उनके पीछे फेलिक्स भी। रात में करीबन 12 बजे होटल वेगस के हॉल में मरकट सन्नाटा था। करीबन 10 से 15 गार्ड्स अपनी अपनी यूनिफॉर्म में सिर झुकाए खड़े थे। सामने विजय लक्ष्मी जी और अनिरुद्ध जी सोफे पर बैठे थे। तरुण उनके ठीक सामने फर्श को देखता खड़ा था। यहाँ वहाँ खड़े गार्ड्स में सांस तक खींचने की आवाज नहीं आ रही थी। होटल का स्टाफ उस हॉल के दरवाजे के आसपास भी किसी भी गेस्ट को मंडराने नहीं दे रहा था। तभी दरवाजे से एक लड़का भागते हुए आया। विजय लक्ष्मी जी और अनिरुद्ध जी ने उस पर फीकी नजरें डाली। उनके चेहरे से गुस्सा और कठोरता साफ साफ देखी जा सकती थी। लड़का भागते भागते तरुण के पास रुका। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। तरुण ने उसे घूरा तो वो अपनी सांसें संभाल कर सीधा खड़ा हुआ। उसने विजय लक्ष्मी जी और अनिरुद्ध जी के आगे सिर झुकाया और फिर तरुण के कान में कुछ फुसफुसाया। कोई गलती नहीं हुई तुमसे? तरुण ने पूछा तो लड़की ने नाम में सिर झटका और बोला, अभी चेक करके आ रहा हूँ। तरुण ने गर्दन झटक कर लड़की को पीछे हटने का इशारा दिया और खुद 2 कदम अनिरुद्ध जी की तरफ बढ़ा। तरुण ने मुट्ठी कसी और कहा, सर, मैम का पता चल गया है। विजय लक्ष्मी जी ने गहरी आवाज में कहा, तो बताने के लिए पैर छूले क्या तुम्हारे? बोलो। तरुण ने सिर झुकाए ही कहा, उदय सर ने अपनी प्रिंसेस परिणीता, प्रिंसेस अंबर और प्रथम सर की फ्लाइट टिकट्स बुक की हैं।
अनिरुद्ध जी उसे ही देख रहे थे। उसे सुनकर उनकी भौहें थक गई। तभी विजय लक्ष्मी जी ने कहा, हमारे लिए फ्लाइट अरेंज करो, हम जयपुर जाएंगे। लेकिन मैम, वो कह ही रहा था कि विजय लक्ष्मी जी ने गुस्से भरी नजरों से देखा। तरुण ने एकदम से सिर झुका लिया। उसने झुके हुए सिर से कहा, वो सब वो सब जयपुर नहीं गए, दे लेफ्ट टू वॉशिंगटन। विजय लक्ष्मी जी जोर से चिल्लाई, व्हाट? विजय लक्ष्मी जी और अनिरुद्ध जी एकदम से अपनी कुर्सी से उठ गए। उनके पैरों से जमीन सरक गई। एक बार पहले ही परिणीता अंबर को ले भागी थी, इस बार अंबर कैसे जा सकती है? पहली बार अनिरुद्ध जी को उस पर गुस्सा आया था। वो गरजते हुए बोले, क्यों? वो लड़का अपनी जगह पर ही हिल गया और चमक कर 2 कदम पीछे हो गया। अनिरुद्ध जी ने तरुण की कॉलर एक हाथ से पकड़ी और झटके से उसे अपने पास खींचा। वो जलती हुई आंखों से उसकी आंखों में देख रहे थे। तरुण आंखें झुकाए खड़ा था। अनिरुद्ध जी ने गुर्राते हुए कहा, तुम्हें उनके साथ रहने को कहा गया था, कैसे गई वो, कैसे? इतना कहकर उन्होंने तरुण की कॉलर झटकी। तरुण लड़खड़ा गया। उसने खुद को संभाला और फिर हल्के से कहा, सर, उदय सर ने मुझे राजा जी को देखने के लिए हॉस्पिटल भेजा था। जब मैं आया तब तक वो सब निकल चुके थे। अनिरुद्ध जी ने दांत भींचे और मुट्ठी कसते हुए कहा, उदय, आपको तो हम देखेंगे। दूसरी तरफ सुबह के 12 बज रहे थे। जयपुर में सूर्यवंशी महल, महल के दरवाजे, खिड़की, झरोखे, खंभे, दीवारें पुष्प मालाओं से सजे थे। गेंदे, कमल और वैजयंती के फूल जगह जगह सुगंध फैला रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूर रखे पानी के पात्रों में कमल के फूल रखे थे, जिन पर दिए जल रहे थे। मालाओं में अशोक के पत्तों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी प्राचीन मंदिर की सज्जा निखार दी गई है। वहां काम करने वालों से लेकर उस महल के सदस्य भी पीले केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए यहाँ वहां घूम रहे थे। एक ओर से पीला लहंगा पहने हुए भारी भरकम जेवर खनखनाते हुए महल की रानी चली आ रही थी। लहंगे में शीशे और धागों की कारीगरी हुई रखी थी। कंधे से लहंगे की चुन्नी पीछे जा रही थी। गले में लंबा हार और पीले सफेद मोतियों की माला, हाथों में सोने के मोटे मोटे कंगन, वहीं कानों में छोटे मगर भारी झुमके। मांग में सिर्फ सिंदूर था और बाल गुंदे थे। गायत्री जी के हाथों में एक थाल थी जिसमें कुछ पैसे और गहने थे। उन्होंने एक तरफ देखते हुए कहा, रत्ना, रत्ना। एक वर्कर से बात करती हुई रत्ना जी बोली, हाँ जी जी। वो गायत्री जी के पास आई। उन्होंने रोबदार आवाज में कहा, ये जेवर हमने निकाल लिए हैं, तुम इन्हें मंदिर में रखाओ, महापंडित जी आते ही होंगे। उन्होंने थाली और हामी भरकर मंदिर की तरफ चली गई। तभी गायत्री जी ने उन्हें टोका, एक मिनट। गायत्री जी की आवाज में ही रोब था। न चाहते हुए भी, ये शायद रौब जमाने की आदत के चलते वो ऐसे ही बोला करती थी। उन्होंने कहा, विराज और अभिमन्यु वापस आ गए। रत्ना जी ने सहजता से कहा, फोन तो कर दिया है जीजी, मीटिंग खत्म होते ही आ जाएंगे। इतना कहकर वो जाने लगी। रत्ना जी ने कहा, जीजी। वो रुक कर पलटी तो रत्ना जी ने आगे कहा, मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब वो? गायत्री जी ने पौहे सिकोड़कर उन्हें देखा और बोली, हमारे पास पूरा दिन नहीं है रत्ना। रत्ना जी ने सिर हिलाया और बोली, वो जीजी, जब से बाईसा का जन्म हुआ है, इस घर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूजा का आरंभ उन्हीं के हाथों से होता है। इकलौती कन्या है वो इस महल की। अपने मामा सा के घर से भी पूजा में शामिल होने आती थी। क्या आप उन्हें नहीं बुलाएंगी? राजा जी की खबर के बाद तो वो वापस पहुंचे ही होंगी ना। गायत्री जी ने उन्हें घूरा और फिर रूखे स्वर में बोली, हमें कैसे पता चलेगा कि वे वहां हैं या नहीं? उनके इंतजार में क्या अब हम पूजा भी ना करें? उन्हें अगर जरा भी अपने बाबा साहब की चिंता होती ना रत्ना, तो वो यूं शादी से भाग नहीं जाती। चिंता होती तो वो आज यहाँ होती, मगर नहीं, उन्हें तो अपनी फ्रीडम चाहिए। उनकी बात सुनकर रत्ना जी ने अपना सिर झुका लिया। गायत्री जी ने कड़क कर आगे कहा, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, तुम बस वो करो जो तुमसे कहा जाए, अब जाओ। इतना कहकर वो चली गई। रत्ना जी दो पल गायत्री जी को देखती रह गई। पूजा का मुहूर्त शाम के 7, 7:30 का था। तैयारियां ऐसी थी जैसे शादी ब्याह।
दोपहर से शाम हो गई थी। तभी एक कार तेजी से महल के दरवाजे पर रुकी। वहां खड़ी कार ने दरवाजा खोला। विराज ने चाबी गाड़ी में छोड़ी और लंबे लंबे टक भरता हुआ दंदना कर अंदर पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरे परेशानी के भाव थे। हॉल में मौजूद सबने उसे देखा। शायद अंबर के जाने के बाद पहली बार उसे इतना परेशान देख रहे थे वहां सब। हर कोई उसे ऐसे देखकर जाने क्या क्या कहानियां बुनने शुरू हो गए थे। विराज के आने से माहौल में स्वतः तनाव भर गया। ऊपर कॉरिडोर में खड़ी गायत्री जी ने विराज को देखा और फिर बाकी सबको। उन्होंने सबको देखते हुए कहा, आपको यहाँ काम करने के लिए रखा गया है, विराज के सौंदर्य को निहारने के लिए नहीं। उन्हें घूरना बंद करें और अपना काम देखें। अगले ही पल सब इधर उधर बट गए। गायत्री जी नीचे आई। रत्ना जी भी गायत्री जी की आवाज सुनकर प्रसाद तैयार करती हुई हॉल में आई। गायत्री जी ने वहां खड़े एक नौकर से पानी लाने का इशारा किया। वो पानी लेकर हाजिर हुआ। गायत्री जी ने कहा, पानी पीजिए और जाकर रेडी होइए। विराज ने पानी की तरफ देखा भी नहीं और बोला, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रत्ना जी विराज को ध्यान से देखने लगी। गायत्री जी बोली, आपके चेहरे से पता चल रहा है कोई टेंशन वाली बात है। विराज ने मुंह खोला ही था कि गायत्री जी ने उसे हाथ दिखाकर रोका। ये पूजा आपके टेंशन से ज्यादा जरूरी है, बाद में बात करते हैं। लेकिन ताई जी, विराज ने ऊंची आवाज में कहा। तो गायत्री जी ने तीखी नजरों से उसे देखा और बोली, कहा ना हमने, बाद में बात करते हैं, अब जाइए। विराज वहां खड़ा ही रहा। वो बराबर से गायत्री जी की आंख में देख रहा था। रत्ना जी एकदम से आगे आई और उन्होंने कहा, विराज तुम ऊपर जाओ। विराज बोला, ताई जी, अभिमन्यु इस लायक नहीं है, उनके फैसले बहुत भारी पड़ेंगे हमें। विराज ने आसपास लोगों के झुंड को देखकर अपनी बातों को इशारों में कह दिया। गायत्री जी बोली, विराज फिलहाल के लिए आप जाइए यहाँ से, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। विराज अपना गुस्सा दबाकर वहां से चला गया। विराज ने कभी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु इतनी बेवकूफी भरा फैसला लेगा। दूसरी तरफ शाम के समय जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुंह पर मास्क लगाए हुए अंबर, परिणीता और प्रथम चेक आउट कर रहे थे। अंबर ने सादा ऑलिव टी शर्ट और पिंक जोकर पहन रखा था। सिर पर कैप थी, साथ ही पैरों में उसने जयपुरी जूतियां पहनी थी। वहीं प्रथम ने आर्मी पैटर्न कार्गो पैंट्स पहना था और सफेद शर्ट, काले रंग के ऊंचे से बूट्स। परिणीता ने घुटनों के नीचे तक आती मैरून फ्रॉक पहनी थी। उसी रंग की हिल्स में गोरी भूरी राजकुमारी परिणीता अंग्रेजी मैम लग रही थी। तीनों अपना अपना बैग, फोन और वाटर कप लेकर चले आ रहे थे। आसपास ज्यादा फॉरेनर्स नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ वहाँ दिखाई पड़ रहे थे। अंबर ने चारों तरफ सिर घुमाया। आखिर एक बहुत लंबे इंतजार के बाद वो वापस अपने घर जा रही थी। तभी परिणीता बोली, गाइस, आई नीड टू गो टू रेस्टरूम। वो उबासी लेते हुए वहां से निकल गई। प्रथम ने सिर हिलाया और बोला, तुम जाओ, इतने में कैब देख लेता हूँ। परिणीता चली गई। तभी अंबर ने प्रथम को टोका। प्रथम प्रथम ने कहा, यूज दिस। उसने अपने छोटे से पॉकेट पर्स से एटीएम कार्ड देते हुए कहा, मामा सब विल बी सिटिंग फॉर अस। प्रथम ने कई बार हाँ में सिर हिलाया और कार्ड लेकर चला गया। अंबर परिणीता का वेट करते हुए वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना फोन निकाला और फिर से उसी नंबर को डायल किया जिससे जे के नाम का मैसेज आया था। अब भी कोई फोन से एक महिला ही हिंदी में नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने का कह रही थी। अचानक एयर होस्टेस उसके पास आई। अंबर ने सिर उठाया तो वह खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। जवाब में अंबर भी मुस्कुरा उठी, हालांकि उसके चेहरे पर अब भी मास्क था। एयर होस्टेस ने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे। उसने कहा, ये आपके लिए। उसने अपने हाथ आगे किए। उसके हाथों को देखकर अंबर की भौहें तन गई और सिर जरा नक गया। एयर होस्टेस ने उसे 7-8 फूलों का बुके दिया और फिर एक लेटर थमाकर बोली, ही वॉन्ट्स टू विश यू। ये बोलकर वो निकल गई। बुके में 4 फूल पिंक थे और 4 लाल। अंबर फूल, लेटर और एयर होस्टेस को हैरानी से देखती ही रह गई। फूल हद से ज्यादा सुंदर थे। कैमेलिया, वो भी गुलाबी और लाल।
अंबर ने दूर दूर तक नजरें घुमाई, मगर वो ढूंढ किसे रही है वो खुद ही नहीं जानती, क्योंकि उसने जय को तो देखा ही नहीं है। तुरंत ही अंबर ने फूल बैग में डाले और लेटर को खोला। उस लेटर में लिखा था, कैमेलिया, जब आपको पहली बार देखा था तब काफी पसंद आए थे आपको ये फूल, तो सोचा यही देना ज्यादा अच्छा होगा। वैसे ये शहर तो आपका ही है, फिर भी जयपुर में आपका स्वागत है प्रिंसेस। मेरा लेटर पढ़कर आप इतनी चौंक क्यों जाती हैं? बाय द वे, प्रिंसेस वापस आने के लिए आभार। आपके बाबा साहब बिल्कुल ठीक है। आप उनसे मिलना चाहेंगे, आई नो, इसलिए सारे अरेंजमेंट्स पहले ही हो गए हैं। जब आप आना चाहें। जय। अंबर के हाथ काम कर रह गए, सांसें खुद ब खुद तेज हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने मन में ही कहा, थैंक यू मिस्टर राणा। उसने लेटर भी बैग में रखा। उधर प्रथम आता हुआ दिख रहा था। कुछ ही देर में वो तीनों कैब से निकल गए। 7 बजे सूर्यवंशी महल में विराज अपने कमरे में था। अभिमन्यु और समीर जी अब तक ऑफिस से नहीं आए थे। अपने लैपटॉप पर काम करता हुआ विराज बार बार अपने बाल जोर से रगड़ रहा था, कभी माथा घिस रहा था। उसने अपनी टाई ढीली की और सामने रखा पूरा ग्लास एक सांस में कटक लिया। उसने होठों को गोल करके सांस छोड़ी और फिर अपनी कलाई पर टाइम देखा। फिर उसने सिर उठाया तो बेड पर कपड़े पड़े थे। ऑरेंज कलर की एम्ब्रॉयडरी वाला पीला रेशमी कुर्ता और सफेद पंजाबियों वाली शलवार हैंगर में लगी रखी थी। उसकी भौहें सिकुड़ गई। फिर उसने सिर झटक कर अपना ध्यान लैपटॉप पर ही डाला। लैपटॉप पर वह कुछ फोटोज देख रहा था। उसके और अंबर के बचपन की एक फोटो थी। 4 साल की अंबर 8 साल के विराज की चोटी बना रही थी। महल की छत पर बने उस सुंदर गजीबो 4 पिलर पर टिकी हुई छत में पर्दे डले थे। उस समय विराज के बाल लंबे और घुंघराले थे। फोटो में विराज की 2 चोटियां पहले ही बनी हुई थी। विराज ने अपनी आंखें बंद की और फिर सोफे से सिर टिकाकर क्लाक करते छत देखने लगा। अभिमन्यु, इस महल को नहीं छीन सकते आप। बाइजा, ये महल आपका है, सिर्फ आपका। उसने फोटो देखा और फिर फीकेपन से मुस्कुराया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। विराज ने आंखें खोली और हल्की सी गर्दन टेढ़ी करके देखा। रत्ना जी खड़ी थी। मासा। विराज रत्ना जी को देखकर सीधा बैठ गया। रत्ना जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। रत्ना जी ने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? विराज का गंभीर चेहरा फीका पड़ा हुआ था। विराज ने सिर हिलाया और बोला, जी मासा, सब ठीक है। रत्ना जी ने 2 कदम बढ़ाकर विराज के सिर पर हाथ रखा और फिर बोली, चलो, महापंडित जी आते ही होंगे, सबका होना जरूरी है। विराज बोला, आप चलिए, हम आते हैं। रत्ना जी चुपचाप चली गई। अचानक से विराज ने टोका, मासा। उन्होंने रुककर देखा तो विराज ने आगे कहा, पूजा बाईसा के बिना होगी? अब तक ऐसा नहीं हुआ है। रत्ना जी बोली, जीजी चाहती ही ये पूजा हो। राजा जी के ठीक होने के लिए पूजा रखी है तो रोक नहीं सकते। और प्लीज तुम कोई तमाशा मत करना। मैं समझती हूँ तुम्हारे लिए बाईसा क्या है, लेकिन प्लीज शांत रहना। विराज ने एकदम से उठकर कहा, ताई जी को चाहिए क्या मासा? वो समझना क्यों नहीं चाहती हैं? हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब बात नहीं हुई ना तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा भी क्या है विराज जो 2-3 घंटे भी तुमसे रुका नहीं जा रहा है? रत्ना जी ने चिंता भरे स्वर में कहा तो विराज बोला, आज आज अभी इस महल का सौदा करके आए हैं। उन्होंने इस महल को, हमारी लेगेसी को गिरवी रख दिया है। ये सुनते ही रत्ना जी चौंक गई। वो हैरानी के साथ बोली, क्या क्या कह रहे हो तुम? शायद उन्हें विश्वास नहीं हुआ। विराज ने ऊंचे स्वर में कहा, हाँ मासा, आज अभी ने क्या किया? रत्ना जी ने ध्यान से देखा तो उसने कहना शुरू किया, हमने कहा था ना, आज हमारी जरूरी मीटिंग है। तो उसी मीटिंग में पार्टी ने शर्त रख दी कि या तो ये महल अभी मिसेस सिंह को सौंप दे या फिर डील भूल जाए। एंड यू नो व्हाट, द शॉकिंग इज, अभी डील डन करके आए हैं। विराज की बात सुनकर रत्ना जी आंखें फाड़े विराज को देखती रह गई। उन्होंने हैरत में कहा, और तुम वहां क्या कर रहे थे? रोका क्यों नहीं अभी को? विराज ने खींच कर कहा, आपको लगता है कि हम वहां खड़े खड़े देख रहे होंगे? अरे हमने उन्हें रोका था, उन्हें डांटा भी, लेकिन वो तो जैसा मानने ही नहीं
चाहते थे। चेयरमैन है ना वो, क्यों सुनेंगे वो हमारी? रत्ना जी ने कहा, वो भी इतने हल्के से कि आवाज हवा में खो जाए। अब क्या होगा? विराज सुन चुका था। वो बोला, डोंट वरी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन इस डील को लीगल होने से पहले हमें ताई जी से बात करनी पड़ेगी। तनाव के कारण रत्ना जी की रौनक ही चली गई। थोड़ी देर बाद हॉल में सब लोग इकट्ठा हो रहे थे। गायत्री जी सोफे पर बैठी हुई दरवाजे पर ताक लगाई थी, अपने महंगे फोन से सोफे की साइड रेस्ट को थप थप करके गायत्री जी सामने लगे हुए 9 फीट के पोर्ट्रेट को देख रही थी। संयुक्ता जी का पोर्ट्रेट। रत्ना जी एक तरफ खड़ी गायत्री जी को देख रही थी, तभी उनका फोन बजा। गायत्री जी ने देखा तो स्क्रीन पर मठ मथुरा लिखा था। उन्होंने 2 रिंग पर ही फोन उठाया। सामने से कुछ कहा जा रहा था, जिसके जवाब में गायत्री जी सौम्यता से जी जी हाँ हाँ में जवाब दे रही थी। बात करके फोन रखकर उन्होंने पूरे हॉल में 180 डिग्री गर्दन घुमाई। रत्ना जी एकदम से आगे आकर बोली, कुछ चाहिए जीजी? गायत्री जी ने कड़क आवाज में कहा, विराज, अभी सर्वेश जी और आरव कहाँ हैं? हर एक को पत्र लिखकर आमंत्रण भेजे, दबाएंगे क्या? रत्ना जी सहम कर चुप हो गई। उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा, जी जी अभी बुलाती हूँ। इतने में सीढ़ियों से आवाज आई, हम दोनों तो आ गए हैं भाभी साहब, लेकिन आपकी अभिमन्यु की खबर नहीं है। गायत्री जी सोफे से उठी और आवाज की तरफ पलटी। सर्वेश जी सफेद धोती और पीले कुर्ते में चले आ रहे थे, गले में सफेद मोतियों का हार और सिर पर झनक पीली पग। गायत्री जी ने उन्हें घूरा और बोले, आप लोग साथ में ऑफिस से लौटे हैं और अब वो कहाँ हैं आपको नहीं पता? सर्वेश जी व्यंग से हंसे और बोले, बुरा मत मानिएगा भाभी साहब, आपके जो बेटे हैं ना, अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, सुना है? कुछ ऐसा ही हाल है अभिमन्यु का। इतनी पावर पोजीशन एक साथ मिल गई है, वो सब पच नहीं रहा उनसे। क्योंकि सर्वेश जी, गायत्री जी ने उनकी बात काटते हुए ऊंची आवाज में कहा, अपने शब्दों पर संयम रखिए। तेज आवाज सुनकर नीचे अपने कमरे से आरव और बालकनी पर फोन पर बात करते करते विराज नीचे आया। सफाई करते हुए कर्मचारी ठंडे पड़ गए। एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। रत्ना जी तो जैसे सांस लेना ही भूल गई। आरव कुछ बोलने को हुआ, तभी विराज ने एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव ने विराज को देखा तो वो सिर हिलाकर उसे बोलने से मना कर रहा था। सर्वेश जी बोले, हम तो रख लेंगे भाभी साहब। फिर वो कुछ कदम आगे चलकर आए और बोले, लेकिन इस वक्त संयम की जरूरत हमें नहीं, आपके अभिमन्यु को है, जो हवा में फैसला लेकर वो कर रहे हैं, जिसका भुगतान आप अकेले नहीं करेंगे, हम सबको साथ में ही करना होगा। सबके सब बिना सांस खींचे गायत्री जी को देख रहे थे। गायत्री जी ने सर्वेश जी पर आंखें गड़ाई और बोली, क्या किया उन्होंने? विराज ने सर्वेश जी को कुछ ना कहने का इशारा किया, मगर वो उसे भी अनदेखा करके बोलने को हुए। लेकिन तभी दरवाजे से कोई गार्ड भागता भागता आया और बोला, मैम, महापंडित जी आ चुके हैं। गायत्री जी अब भी सीधे सर्वेश जी की आंखों में देख रही थी। सन्नाटा देखकर गार्ड झोंक गया, लेकिन फिर गायत्री जी ने गार्ड से कहा, से सम्मान उन्हें अंदर ले आओ। रत्ना जी ने ध्यान खींचते हुए गायत्री जी से कहा, जी जी, उनके स्वागत के लिए चलना है, हम ये सब पूजा के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। गायत्री जी ने सर्द आवाज में कहा, अभी सिर्फ आपके भाई के बेटे नहीं हैं, रॉयल ग्रुप्स के चेयरमैन हैं, उनके लिए शब्दों का चयन ठीक से करिए। सर्वेश जी ने चिढ़कर देखा, मगर गायत्री जी उन्हें नजरअंदाज करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाकी सब भी उनके पीछे चल दिए। दरवाजे के बाहर चबूतरा था, जिससे नीचे सीढ़ियां जा रही थी। गायत्री जी, विराज, आरव, रत्ना जी और सर्वेश जी चबूतरे पर खड़े थे। 2 महिलाएं हाथों में थाल लेकर खड़ी थी। दूर से एक सफेद कार चली आ रही थी। कार सीढ़ियों के आगे रुकी। सबने अपने तनाव को किनारे करके मुस्कान और ली। गार्ड ने दरवाजा खोला तो 70-80 की उम्र के एक उम्रदराज व्यक्ति बाहर निकल आए। गले में तुलसी की मालाएं, माथे पर लाल और पीले चंदन का नारायण तिलक, पीली धोती और मोजड़ी, ऊपर शरीर पर जनेऊ धारण किया हुआ था। एक हाथ में कलावा था।
जिसमें लाल कपड़े में लिपटा हुआ कुछ अत्यधिक पवित्र था। तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन उस हाथ की मुद्रा कुछ अलग थी। उन्होंने अनामिका उंगली और अंगूठे को मिला रखा था। उनके सिर पर बाल नहीं थे, सिवाय एक पतली सी गूंथी हुई चोटी के। वे इतने साधारण थे कि भौतिक संसार में क्या हो रहा है उनका इससे कोई मतलब नहीं था। उनके साथ एक 20 की उम्र का लड़का भी था। लड़के को देखकर लग रहा था कि अभी अभी इस धार्मिक दुनिया से जुड़ा है। वो सीढ़ियों से ऊपर आए। गायत्री जी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाए और फिर उनके पैर छुए। महापंडित जी ने अपने खाली हाथ से आशीर्वाद देते हुए कहा, सौभाग्यवती भव। एक एक करके सर्वेश जी, रत्ना जी विराज और फिर आरव ने उनके चरण स्पर्श किए। गायत्री जी ने सहज भाव में कहा, महापंडित जी, आपका स्वागत है। आशा करते हैं यहाँ तक आने में कोई असुविधा नहीं हुई होगी आपको। पंडित जी बोले, गायत्री जी, अध्यापन में सुविधाएं असुविधाएं नहीं होती। हरि का नाम लेकर हम बस चलते जाते हैं अपने गंतव्य तक। जी जी, कहकर गायत्री जी मुस्कुराई। उन्होंने रत्ना जी को इशारा किया। रत्ना जी ने सिर हिलाया और आगे आई। फिर पास खड़ी महिला की थाल से कपड़ा हटाया। थाल में कुछ पैसे थे। रत्ना जी ने महापंडित जी से कहा, महापंडित जी, प्रवेश करने से पहले इसे स्पर्श कीजिए। ऐसा है लोगों के लिए आपका आशीर्वाद समझकर। महापंडित जी ने थाल को छूकर कहा, ओम नमो नारायणाय नमः। गायत्री जी और बाकी सब उन्हें से सम्मान सहित अंदर लिवा लाए। अंदर वो एक अलग कमरे में पहुंचे। वहां सारा सामान लकड़ी का था। कमरे में सोफे नहीं थे, बस चौकी रखी हुई थी। गायत्री जी ने कहा, आप आज यहाँ रुकते तो हमें खुशी होती, मगर आपने आश्रम में जाना सही समझा। हमने आपकी उस बात का सम्मान किया था पंडित जी, लेकिन अब आपको हमारी बात का मान रखना होगा। हालांकि वो सहज थी, मगर फिर भी उनकी आदतों में शुमार लहजा कैसे बदल सकता था। महापंडित जी कुछ ना कहकर सिर्फ मुस्कुराए। उन्होंने अपने साथ आए शिष्य से कहा, अमरीश, तुम मंदिर में जाकर व्यवस्थाएं देखो, सब कुछ ठीक हो ये सुनिश्चित करो। अमरीश ने आदर से सिर झुका दिया। उसने बाकी सबसे कहा, गुरुजी अभी थोड़ा ध्यान करेंगे, तब तक चलकर मंदिर देख लेते हैं। रत्ना जी ने कहा, चलिए मैं ले चलती हूँ। अमरीश को रत्ना जी मंदिर की ओर ले गई। हॉल में विराज अपना पग सही कर रहा था। आरव ने उसके पास आकर कहा, भाई, आपको कुछ हुआ है क्या? विराज ने उसे देखा और फिर चेहरे के भाव बदलकर कहा, नहीं तो छोटे, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आरव ने कंधे उछालते हुए कहा, पता नहीं, मुझे तो कोई भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ अभी युद्ध छिड़ जाएगा, अगर तलवारें निकाल ली जाए तो। मिसिंग बाबा सा सो मच, कहते कहते ही उसका चेहरा बुझ गया। विराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ताऊ जी को कुछ नहीं होगा, वो जहाँ होंगे ठीक ही होंगे। राजशेखर अंकल पर ट्रस्ट तो है ना तुम्हें? पर मुझे बाबा साहब को देखना है। आरव ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा तो विराज ने खोए हुए स्वर में कहा, काश आप और हम उनसे मिल पाते। पूजा के लिए सब कुछ तैयार हो चुका था। इधर एयरपोर्ट से निकलने के बाद अंबर की कैब खूबसूरत से दरवाजे से प्रवेश कर गई। सोसाइटी को देखकर लग रहा था कि शहर के संपन्न परिवारों के लोग वहां आते होंगे। एक एक मंजिला घर और सारे के सारे एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। घरों पर नंबर लिखे थे। अंबर ने खिड़की का शीशा नीचे किया और बाहर देखा। वो रो हाउस सोसाइटी में थे। हर और सफेदी हरियाली और कटिंग सेट किए गए पेड़ पत्ते। कुछ आगे जाकर प्रथम ने कैब रोकी। दोनों लड़कियां उतर कर यहाँ वहां देखने लगी। तब तक प्रथम ने पेमेंट करके सामान जो थोड़ा बहुत था निकालने लगा। वह इतना कहते कहते ही परिणीत अंगड़ाई लेकर चारों तरफ घूमी। थकान पूरे शरीर में दिख रही थी। अंबर ने कहा, ये उदय का घर है। प्रथम ने सिर हिलाया और बोला, नो, हिज वाइफ मोनी। मोनी और कोई नहीं, उदय की पत्नी है। आई सी, कहकर वो तीनों घर की बाउंड्री तक पहुंचे। दीवार में धसी नेम प्लेट पर हिंदी में वैकुंठ लिखा था। प्रथम छोटे से कर्टन को पार करके मेन डोर तक पहुंचा। दोनों लड़कियां उसे फॉलो कर रही थी। परिणीता ने वहां आते ही बैल बजाई।
वो इतनी थकी थी कि अपना सारा वजन उसने दरवाजे की दीवार पर लाद दिया। फिर प्रथम को देखकर बोली, घर में कोई है क्या? प्रथम ने सिर हिलाया। सुष्मिता आंटी है सिर्फ। परिणीता ने अंगूठा दिखाते हुए गोल का इशारा किया। इतने में दरवाजा खुला। वो एकदम से सतर्क हो गई। तीनों के सामने एक लड़की थी, सिमी। सिमी तीनों को देखकर मुस्कुराई और फिर गर्दन घुमाकर किसी से कहा, मैम कोई आया है। कौन है बेटा? कड़क आवाज सुनकर अंबर ने कहा, मैं हूँ। उसने सिमी के चेहरे के बगल से झांककर अंदर सोफे पर बैठी महिला को देखा। अंबर को देखते ही महिला के चेहरे पर तुरंत ही लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। सिमी एक तरफ हो गई। महिला ने खिले स्वर में कहा, कम कम कम, वहां क्यों खड़ी हो, आ जाओ। वो तीनों अंदर चले आए। घर का आर्किटेक्चर इटालियन स्टाइल था। सब कुछ सफेद और ग्रे कलर में क्लासी लुक ले रखा था। सोफे के कलर से लेकर दीवारों की महंगी महंगी पेंटिंग्स, हर एक चीज चुन चुन कर रखी गई थी। जैसे ज्यादातर शीशे और लकड़ी के इस्तेमाल से घर की सुंदरता और निखर रही थी। बड़ा सा खुला हॉल, जहां सोफे टेबल तो थी ही, दीवार पर टीवी भी चिपकी थी। डिजाइनर फैन से वहां रखे शो प्लांट का पानी झिलमिला रहा था। बड़ा लकड़ी का एंट्रेंस था, जिससे अंदर आते ही दाईं तरफ कोई दीवार नहीं थी। ऊंचे ऊंचे स्लाइड डोर पर सफेद छन्नी से पर्दे डाले थे, जिसके पीछे गार्डन था। बाईं तरफ थोड़े पीछे को खिड़की और ओपन किचन। नीचे दो कमरे और थे। जिस दीवार पर टीवी थी वहीं से ऊपर जाती सीढ़ियां और फिर सारे कमरे ऊपर। महिला उठकर आई। वो सुष्मिता राठौड़ थी, राजशेखर राठौड़ जी की पत्नी और उदय की माँ। लेकिन ये जो घर है वो मोनी का है। मोनी राठौड़ उदय की पत्नी। परिणीता ने बैग फर्श पर छोड़ा और लंबे सोफे पर फैल गई और बोली, उदय ने बताया तो होगा ना आंटी, फिर ऐसे चौंके क्यों? कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं। इतना कहकर सुष्मिता जी ने परिणीता के माथे पर हाथ रखा और आगे कहा, मेरे बच्चे काफी थक गए हैं, इतने बिजी रहते हैं इतनी सी उम्र में, ये बात ठीक नहीं। अंबर और प्रथम भी सोफे पर बैठे और मुस्कुराते हुए सामने देखने लगे। अंबर ने प्रथम को देखा और फिर परिणीता को। उसके मन में कुछ तो आया था। उसने सुष्मिता जी से कहा, आंटी, आपको गुड न्यूज़ सुननी है? सुष्मिता जी बैठते हुए बोली, हाँ हाँ सुनाओ, मुझे कौन सा खुशखबरी से एलर्जी है? अंबर ने कहा। प्रथम और परी के लिए मामा सा ने हाँ कह दी। ये सुनते ही सुष्मिता जी चौंक कर मुस्कुराई। प्रथम बोहें उठाकर भी फर्श पर नजर गड़ा रहा था। वहीं परिणीता लेटे लेटे ही मुस्कुरा उठी, मगर तुरंत ही उसने अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश की, पर उससे ये हो ना सका। सुष्मिता जी ने जोश भरी आवाज में कहा, ओहो, क्या खबर सुनाई है अंबर? मन कर रहा है पूरे जेवर में मिठाई बंटवा दूं। सच में तुमने दिल खुश कर दिया। प्रथम ने उठकर उनके पैर छुए। सुष्मिता जी ने सिर पर हाथ रखा और बोली, बारात यहीं से जानी चाहिए प्रथम। उदय की शादी का तो हम और सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, लेकिन तुम्हारी शादी पूरे जयपुर में सबसे बेस्ट होनी चाहिए, समझे कि नहीं? प्रथम ने सिर हिला दिया। परिणीता ने सबका ध्यान बांटने की कोशिश की और बोली, प्लीज कट इट आंटी, पहले तो हमें बहुत काम है अभी। सुष्मिता जी उसे छेड़ते हुए बोली, आय हाय मैं वारी जावा, लड़की शर्माती भी है, ये कुछ नया है। परिणीता अपनी मुस्कान दबाते हुए बोली, टीज बाद में कर लेना ना आंटी। फिर परिणीता ने मासूम चेहरा बनाते हुए उनकी तरफ गर्दन घुमाई। सुष्मिता जी ने उसकी आंखों में देखा तो परिणीता ने बड़ी बड़ी पलकें दो बार झपकी। सुष्मिता जी मुस्कुरा उठी। अंबर बोली, आंटी रूम्स। अंबर ने अपना बैग उठाया और खुद भी उठी। सुष्मिता जी ने सिम्मी को इशारा किया और सीढ़ियां दिखाई। सिम्मी, सबको रूम्स दिखाओ और जल्दी से किचन में आओ, कुछ बनाए इनके लिए। और हाँ अंबर, तुम्हारी डिजाइनर ड्रेस रूम में रखवाई है, गेट रेडी सून। ऊपर पहुंचते ही सब अपने अपने रूम को मुड़े। अंबर ने ठंडे स्वर में कहा, प्रथम, परी, मेरे महल जाने का अरेंजमेंट करो एंड गेट रेडी इन 10 मिनट्स। परिणीता ने कहा, तुम सांस मत लेने दो यार, कल जाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा एक दिन में। अंबर बोली, वैसे भी आज सिर्फ मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे भगाने का आइडिया तुम लोगों का था, इसे सीक्रेट रखना है। किसी के लिए तुम दोनों वेगस में नहीं थे,
वहां सिर्फ मैं गई थी, मेरे वापस आने की न्यूज़ मिली है। उसके बाद तुम लोग सूर्यवंशी महल पहुंचोगे, समझ गए? उसने अपनी बात कही और बस चल पड़ी। वो चलते चलते जय के टेक्स्ट के बारे में सोच रही थी। अगर जरूरी ना होता तो जय उसे लौटने के लिए नहीं कहता। इसे क्या हो रहा है जो जय जानता है लेकिन वो नहीं? प्रथम ने परिणीता को देखा और हल्के से बोला, मतलब मानव को भी सब समझाना पड़ेगा। परिणीता ने उसे घूरा और चिढ़कर बोली, अभी तक मानव पुराण बंद नहीं किया तुमने? हे बाबा जी, इस पुराण का समापन करें और कहीं विसर्जित कर दें, क्योंकि अब उसका नाम भी मुझे तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना है। प्रथम ने सफाई दी और बोला, ही वॉज आवर फ्रेंड परी, और शायद उसकी फीलिंग्स हमेशा उसकी आंखों में थी, एंड यू नो दैट। प्रथम की बात सुनकर परिणीता बोली, हाँ तो मैंने तो मना नहीं किया था ना कि दोस्त मत रहे। फिर उसने अपनी आवाज दबाते हुए कहा, माना कि उसे पसंद आई हमारी अंबर, इसका मतलब वो फोर्स तो नहीं कर सकता है। बताया मुझे अंबर ने। उसने हमें अंबर को भगाने का आइडिया इसलिए दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अंबर और जय की शादी हो। प्रथम अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ बोल ना पाया। परिणीता आगे बोली, अंबर इज बैक टू हर लाइफ। हर हाइनेस के जाने की तैयारी करोगी? प्रथम ने सिर हिलाया, मगर परिणीता पहले ही जान चुकी थी। आगे क्या होगा? क्या पूजा अंबर के हाथों हो पाएगी? अपने महल को बचाने के लिए अब अंबर क्या करेगी? जय और अंबर की मुलाकात कैसे होगी? फेलिक्स कौन है और किस इरादे से आया है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।